हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आपका एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था द्रव्य क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण कर लिए थे, है कि नहीं। ठोस क्या है, गैस क्या है, ये सब पढ़ लिए थे, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे द्रव्य है तो द्रव्य आपस में बना कैसे है, कुछ नियम्स हैं, है ना, कुछ नियम्स हैं जिसे कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोग के नियम। इसे कहते क्या है, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग का मतलब है कि पदार्थ आपस में कैसे संयोग किया। तो देखिएगा, पदार्थ जो आपस में संयोग किया है, यहाँ पर कुल 5 नियम आते हैं। पहला नियम यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जो दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। इसे कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और जो तीसरा नियम आता है इसे कहते क्या है, गुणित अनुपात का नियम। ये कहलाता है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो चौथा नियम आता है इसे कहते क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये है क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और अगला है आपका क्या, गैसीय आयतन का नियम। इसे कहा जाता है क्या, गैसीय आयतन का नियम। तो टोटल 5 नियम आते हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 5 नियम मिलेंगे। 5 नियम से ये क्या हुए हैं आपस में, है ना, जो तत्व है या कह लीजिए ये 5 नियमों से तत्व आपस में जुड़ करके क्या बनाए हुए हैं, द्रव्य का निर्माण किए हुए हैं, पदार्थ का निर्माण किए हुए हैं। तो जिसमें पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भैया, इसे कहते क्या है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन है ना, मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह इस नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने किया। कौन किया था, लेवासिये। आप जानते हैं इन्हें कहा जाता है क्या, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ये क्या है, मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या है, जनक हैं लेवासिये ने किया था। इस नियम के अनुसार यह नियम कहता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, है ना। तो सीधा कहा जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्य का द्रव्यमान स्थिर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है द्रव्य, उसका द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर रहेगा। अब हुआ क्या, इसको सिद्ध करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लैडोल्ट। क्या थे, उनका नाम था लैडोल्ट। देखिएगा, लैडोल्ट जो थे, लैडोल्ट ने क्या किया, एक एच प्रकार का क्या लिया था, ट्यूब लिया। ये एच प्रकार का देख रहे हैं ना, कैसा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। दोनों क्या है, अलग अलग है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है। एच प्रकार का एक ट्यूब है और ये ट्यूब कैसा है, बंद ट्यूब है। यहाँ पर इधर भरा गया है एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन इधर क्या है आपका, ए सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ए है और दूसरा आपका बी सोल्यूशन है। ए का मतलब क्या है, AgNO3 विलयन है और बी का मतलब क्या है, KCl विलयन है। 2 विलयन लिए गए हैं और ये प्रयोग कहता है, प्रयोग के अनुसार अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के पहले, जब अभिक्रिया नहीं हुई है तब कुल द्रव्यमान, और फिर क्या है, अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान। यहाँ पर लिया कौन गया है, AgNO3 है। अगला क्या है आपका, KCl है, KCl ए आपका बी है कि नहीं। 2 सोल्यूशन लिए गए हैं एच प्रकार के ट्यूब में, एक ऐसा है आइसोलेटेड है। अब ये क्या करें, लैडोल्ट ने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा और इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। जब इसको ऐसे घुमा दिया तो दोनों क्या हो गए, विलयन आपस में मिक्स हो गए। जब दोनों विलयन आपस में मिक्स हो गए तो यहाँ पर ए बना। ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों हैं आपके क्या, ये है आपके अभिक्रिया के पहले, है ना, अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान, कहने का मतलब है अभिकारक। ये आपका अभिकारक है। और ये जो बना है ना, ये जो बना है
ये भैया आपका क्या है, चाहे आप इसको C ले लीजिए चाहे आप इसको D ले लीजिए, ये जो C और D है इसे कहते क्या है, उत्पाद। ये उत्पाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए आप AgNO3 कितना है आपका 10 ग्राम है और KCl आपका अगर जो है 20 ग्राम है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, तो टोटल आप कहेंगे ये हो गया कितना, 30 ग्राम। कितना हो गया है, 30 ग्राम हो गया। जब अभिक्रिया हुई होगी, अगर AgCl भैया अगर आपका AgCl जो C है ना, अगर ये आपका 5 ग्राम बना होगा, या मान लीजिए अगर ये आपका जो है कितना ग्राम बना है, अगर ये आपका 5 ग्राम बना होगा तो एक कितना ग्राम बना होगा, 25 ग्राम बना होगा। टोटल जो होता है ना, टोटल योग जो होता है दोनों का, उत्पाद का और अभिकारक दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कौन बताया, लैडोल्ट ने बताया, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, लैडोल्ट का एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, जो दूसरा नियम है। दूसरा नियम कहलाता है क्या, गुणित अनुपात का नियम। देखिएगा गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो देखिए जो दूसरा मैंने आपको नियम बताया, गुणित अनुपात का नियम, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है ना। यहाँ पर एक पदार्थ होगा, उसका अनुपात निश्चित होगा, दूसरे का अनुपात जो होगा वो गुणक होगा, है ना। अगर एक है फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा इस नियम का प्रतिपादन है ना सर जॉन डाल्टन, आप लोग जॉन डाल्टन जानते हैं, है ना, इन्होंने बताया था, है ना। जो द्रव्य होता है, इन्होंने बताया कि द्रव्य क्या है, कणों से मिलकर बना होता है, जो अविभाज्य है, डाल्टन, है ना। ये एक वैज्ञानिक थे, कौन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार ये कह रहा है कि माना 2 तत्व, एक तत्व A है और दूसरा तत्व कौन है, B है। 2 तत्व A और B आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये आपस में मिलते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B का अनुपात विभिन्न मात्राएं बनाते हैं तो B का विभिन्न मात्राएं जो A की स्थिर मात्रा से अभिक्रिया करती हैं। A की मात्रा क्या है, स्थिर है, और B की मात्रा क्या है, भिन्न भिन्न है। तो कह रहा है कि A की स्थिर मात्रा से अभिक्रिया करती है ना, करती है भी आपस में पूर्ण गुणक होती है। ये कह रहा है कि जो आपस में क्या होती हैं, पूर्ण गुणक होती हैं, है ना, भी आपस में क्या होती हैं, पूर्ण गुणक। जैसे उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में भैया यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 5 ऑक्साइड बनाती है। कौन, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कुल 5 ऑक्साइड बनाती है, जो निम्नवत है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर उपरोक्त यौगिक में 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा अगर आप देखेंगे तो 16 ग्राम, 32 ग्राम, फिर क्या होगा 48 ग्राम और 64 ग्राम, फिर कितना हो गया 80 ग्राम। फिर आप जो है अगर डिवाइड करेंगे 16 से तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तीना 48, 16 चौका 64, फिर हो जाएगा क्या 16 पचे 80। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या है, नाइट्रोजन का अनुपात स्थिर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, पूर्ण गुणक में है कि नहीं। अगर यहाँ पर 16 है तो 16 का दूना करोगे तो कितना हो जाएगा 32, दूसरे कंपाउंड में कितना हो गया 32, तीसरे कंपाउंड में कितना हो गया है 48, चौथे कंपाउंड में कितना हो गया है 64, और अगले कंपाउंड में कितना हो गया है 80। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है, एक तत्व होगा उसका जो है क्या होगा, मास, उसका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा, दूसरे का अनुपात क्या होगा, गुणे के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला जो है सिद्धांत अब हम लोग देख लेते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो देखिए जो तीसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए स्थिर अनुपात का नियम यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम
इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन कौन किया? प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों की मात्राओं का अनुपात सदैव स्थिर होता है। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का जो अनुपात होता है उसका अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर रहेगा। ये क्या कह रहा है? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है। इसका मतलब क्या है कि जो तत्व आपस में मिल रहे हैं इनका अनुपात सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, है ना। अब उदाहरण में 2H, दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोग करते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में एक ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो क्या बनाएगा? H2O, जल बनाएगा। यहाँ पर क्या बना रहा है? जल, H2O बनाएगा। अब कह रहा है बनाते हैं, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जल आप चाहे नलके से प्राप्त कर लीजिए, नल से प्राप्त कर लीजिए, चाहे कुएं से प्राप्त कर लीजिए, चाहे तालाब से प्राप्त कर लीजिए, है ना, समुद्र का जल ले लीजिए, बारिश हो रही उसका जल ले लीजिए, कहीं से भी जल ले लीजिए। जल का जो अनुपात है उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसका अनुपात सदैव 2:1 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा जो है ये जो है सिद्धांत खतरे में आ गया। खतरे में कब आ गया? जब क्या हुआ? समस्थानिक की खोज हो गई। समस्थानिकों में आप देखिए यहाँ पर नोट दे करके लिखा, मैंने बताया है कि समस्थानिकों की खोज के पश्चात, समस्थानिकों की खोज के पश्चात भैया यह नियम क्या हो गया? खतरे में आ गया, थोड़ा परिवर्तित हुआ, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है? कार्बन के दो समस्थानिक हैं, एक है कार्बन 12 है, दूसरा है कार्बन 14। यहाँ पर दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन बना रहे हैं। दोनों सारी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर नहीं है। यहाँ पर कार्बन का जो है अनुपात स्थिर नहीं है, लेकिन इनका संगठन क्या है? स्थिर है। लेकिन इनका क्या है? संगठन स्थिर है। तो ठीक है, आपने पढ़ लिया क्या? स्थिर अनुपात का नियम। हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो है अगला जो है केमिकल कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन जो अगला सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए होता क्या है, वीडियो आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बेटा जो है पढ़ करके आप अच्छा कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से क्या होता है जानते हैं? कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं। और इसको जो है आप क्या करिए? लाइक भी किया करिए और इसको शेयर जरूर किया करिए, है ना, जिससे मेरा विकास होगा। अगर मेरा विकास होगा तो आपका भी विकास होगा, है कि नहीं? तो आप जो है एक काम जरूर किया करिए। तो देखिए जो नेक्स्ट जो है आपका जो नियम है उसे कहते क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो देखिए जो नेक्स्ट आपका सिद्धांत है इसे कहा जाता है क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। देखिए इस नियम का जो प्रतिपादन है ना, इस नियम का प्रतिपादन कौन किया? रिक्टर महोदय ने किया। रिक्टर महोदय ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व अथवा अधिक दो अथवा अधिक तत्व अलग अलग तीसरे तत्व की स्थिर मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, है ना, स्थिर मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, तो इन तत्वों की आपस में क्रिया करने वाली मात्राओं के बीच क्या होता है? पूर्ण अनुपात होता है। मात्राओं के बीच क्या होता है? पूर्ण अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? जैसे उदाहरण में दिया है 2 ग्राम क्या है आपका H2 है, 2 ग्राम क्या है आपका H2 है, और आपका 16 ग्राम क्या है आपका O2 है, और आपका 32 ग्राम क्या है आपका सल्फर है ना। कह रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम जो है आपका क्या है? सल्फर अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? H2O और H2S बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहा है? H2O और H2S बना रहा है। कहने का मतलब जल, और क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, यहाँ पर जो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, बनाती है। इस नियम के अनुसार कह रहा है कि इस नियम के अनुसार सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने वाली मात्राओं का अनुपात भी क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है।
अब आप देखिएगा 32 ग्राम कौन है, सल्फर है। ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम है ना। और यहाँ पर 32 ग्राम क्या है, आपका सल्फर है। फिर आप जो है यहाँ पर सल्फर का जो है क्या रखेंगे, ग्राम रखेंगे। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो इसका कितना आएगा 1, और इसका कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर जो होता है रेशियो आया क्या, 2:1। यहाँ पर क्या आया है ना, ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो आया है, सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने वाली मात्राओं का अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया क्या, स्थिर अनुपात का नियम, क्या देखा, सॉरी व्युत्क्रम अनुपात का नियम देख लिया। अब आपका जो है लास्ट आता है, लास्ट जो आता है उसे कहते क्या है, गैसीय आयतन का नियम। ये जो है लास्ट हम लोग देखेंगे क्या, गैसीय आयतन का नियम। तो चलते हैं हम लोग गैसीय आयतन का नियम। तो देखिए जो लास्ट है ना, अगला जो है नियम आता है, इसे कहा जाता है क्या, गैसीय आयतन का नियम। देखिए गैसीय आयतन का नियम ये कहता है कि भैया गैसीय आयतन का नियम है ना, ये बता रहा है इस नियम का, पहली बात तो इस नियम का जो प्रतिपादन है कौन किया है, गैलुसैक। कौन किया, गैलुसैक ने किया है कि नहीं। इस नियम का प्रतिपादन क्या किया, गैलुसैक ने किया। इस नियम के अनुसार जब विभिन्न गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं, भाई कोई भी गैस है जब आपस में अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने वाले उनके आयतनों के बीच सामान्य अनुपात होता है। जब वो आपस में अभिक्रिया करेंगी तो उनके बीच जो होगा ना, है ना, अभिक्रिया करने वाले है ना जो गैसें हैं उनके बीच में क्या होगा, सामान्य अनुपात होता है। यदि सभी गैसों का मापन एक ही परिस्थिति में किया जाए, लेकिन कंडीशन क्या है कि गैसों का जो मापन है ना, वहाँ पर कंडीशन जो है, परिस्थिति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मापन कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही करना है, कोई परिस्थिति उसका चेंज नहीं करना है, इतना ध्यान देना होगा। तो परिस्थिति सेम होनी चाहिए, तब यहाँ पर मापन में जो होगी ना त्रुटियाँ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर कह रहा है, उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो भैया यहाँ पर क्या है, 1 मोल अगर आप देखेंगे, या एक आयतन कह लीजिए, एक आयतन नाइट्रोजन है, 3 आयतन किससे क्रिया कर रहा है, 3 आयतन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह बता रहा है कि उपरोक्त जो ऊपर दिया गया है समीकरण, इस अभिक्रिया में N2 का 1 आयतन, मैंने पहले ही बताया नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो N2 का 1 आयतन, हाइड्रोजन के 3 आयतन, हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आयतन के साथ अभिक्रिया करके ये आपस में अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया के 2 आयतन का निर्माण करता है। तो 2 मोल क्या बन जाता है, आपका अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो रासायनिक संयोग के नियम थे, 5 नियम, हमने उनका अध्ययन कर लिया। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे। लेकिन बेटा एक चीज़ कहेंगे कि भैया आप जो है इसको क्या करिए, है ना, वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा पढ़िए, और इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसको और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको और फैलाइए, है ना, और अपने दोस्तों को मेरे साथ जोड़िए। और आप जो है कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।